हेलो। स्वागत है आप सभी का दोबारा से इस YouTube चैनल पर। पिछले 4 वीडियो में, जिसमें एक सिलेबस इंट्रोडक्शन का वीडियो था, परिचय का, और 3 वीडियो जो हमने वास्तविक संख्या पहली प्रश्नावली से पढ़े थे। पिछले वीडियो हमने स्टार्ट कर दी थी प्रश्नावली 1.1, जिसमें हमने शुरू के 4 सवाल के आंसर और उसके हल लिख लिए थे। आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्न नंबर 5 से, और आज हम पढ़ेंगे परिमेय अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के तरीके, यानी कि प्रूविंग एनी नंबर इज अ इरेशनल। वो भी हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। उम्मीद है आप सबकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो इसी में इस निःशुल्क क्लास में पेश है अगला प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 ये कहता है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। तो हम देखेंगे, जांच कीजिए, प्रश्न क्या है कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, check that whether for any natural number n the number 6 to the power n can be ended with 0। इसका उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, जैसा हमने 4 की घात n में माना था, तो इसमें हम मानेंगे माना 6 की घात n किसी प्राकृत संख्या n के लिए 0 पर समाप्त होती है। अगर ये 0 पे समाप्त होती है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। क्योंकि अगर 0 पर समाप्त होती है तो 6 की घात n को कौन विभाजित करेगा, 10 विभाजित करेगा, और अगर 10 विभाजित करता है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों होंगे, तो अभाज्य गुणनखंड में क्या हो जाएगा, 5 जरूर होगा। अतः 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 विद्यमान होगा। 5 विद्यमान होगा, बिल्कुल वही बात। तो यही बात हमें पकड़ के रखनी है। 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 विद्यमान होगा। कब? जब ये संख्या 0 पे समाप्त होती है। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम, 6 की क्या करेंगे, हमारे अभाज्य गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड द्वारा तो ये क्या हो जाएगा, 6 की घात n क्या हो जाएगा, 2 × 3 की घात n। अब हम जानते हैं, जब गुणे के ऊपर, पूरे के ऊपर घात लगती है तो घात क्या हो जाती है, सब में अलग अलग बढ़ जाती है। 2 की घात n × 3 की घात n। अतः 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 व 3, हम देख पा रहे हैं कि 2 और 3 के ही क्या निकल रहे हैं, यहाँ पे फैक्टर, यानी कि अभाज्य संख्याओं में गुणांक निकल रहे हैं। 2 व 3 अभाज्य संख्या है, और हमें पता है कि अगर 6 की घात n के लिए हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से यह क्या होंगे, अद्वितीय होंगे। अतः अंकगणित के आधारभूत प्रमेय से मूलभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय छह की घात n के अभाज्य गुणनखंड में
अब देखिए 2 और 3 ही विद्यमान है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर 2 और 3 ही अभाज्य गुणनखंड में विद्यमान है, इसका मतलब 5 विद्यमान नहीं होगा कि अभाज्य गुणनखंड में 5 के गुणनखंड विद्यमान नहीं है या 5 विद्यमान नहीं है, में 5 विद्यमान नहीं है। परंतु यहां मान ली क्या चल रहे थे कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 विद्यमान होगा, परंतु यहां पे हमें अगर ये 6 की घात n के प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहां पे अभाज्य गुणनखंड में 5 विद्यमान नहीं होगा, जो कि ऊपरी परिकल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास कैसे है, ये जो माना था हमने कि भाई ऊपरी परिकल्पना का ऊपरी परिणाम का जो है ऊपरी परिकल्पना विरोधाभास है, अतः हमारी परिकल्पना क्या है, हमारी परिकल्पना कि 6 की घात n जो है किसी प्राकृतिक संख्या 6 की घात n किसी, ये मैंने ब्लैक से इसलिए लिखा ताकि आपको अलग से स्टेप समझ में आ जाए। परीक्षा में जब भी आप लिखें तो अलग अलग पेन का इस्तेमाल न करें, परीक्षा में सिर्फ एक ही पेन ब्लू पेन से लिखने की कोशिश करें। गणित का पेपर वैसे ही बड़ा आता है तो परीक्षा में एक ही पेन से लिखिए, तो समझने के लिए हमारे किसी प्राकृत संख्या के लिए, किसी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त होगा, ये क्या हो जाएगी, हमारी असत्य हो जाएगी, असत्य है। ऐसा क्यों, अगर इसको सत्य माना है तो ये 5 गुणनखंड होना चाहिए, पर 6 की घात n के किसी भी अभाज्य गुणनखंड में 5 विद्यमान नहीं होता है, 5 अभाज्य गुणनखंड विद्यमान नहीं होता है, इसलिए अब क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पे ये विरोधाभास मिल जाएगा, इसलिए जो हमने माना है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही फिर क्या होगा, अतः 6 की घात n किसी भी प्राकृत संख्या के लिए, भाई किसी के लिए सही नहीं होगा, किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त नहीं होगा। और यही क्या था, आपका उत्तर था। तो जी नहीं, उत्तर क्या था, नहीं। जांच कीजिए क्या हो सकती, नहीं हो सकती। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। इसे लिख लीजिए ताकि हम आगे का प्रश्न कर सकें। बढ़ते हैं आगे। तो अगला सवाल है सवाल नंबर 6। हमारे अगले सवाल की हम बढ़ते हैं और सवाल नंबर 6 है जिसमें हमें भाज्य संख्या सिद्ध करना है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। व्याख्या कीजिए। व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 व 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या क्यों है ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। हल। तो इसका हल कहता है हमें सिद्ध करना है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और ये दोनों भाज्य संख्या क्यों है? भाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है? भाज्य संख्या की परिभाषा होती है अगर a एक भाज्य संख्या है, यदि एक ऐसा भाजक b विद्यमान है जिसे n, b के रूप में लिखा जा सकता है। हमने भाजक में देखा था कि कोई संख्या ये b भाजक कहलाएगा a का यदि n जो है मेरा वो 1 के बराबर ना हो और b भी मेरा 1 के बराबर ना हो। ठीक है, ये दोनों जब 1 के बराबर नहीं हो तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए फिर 5 है, 5 को मैं लिख पाऊंगा 5 इंटू 1, तो ये 5 क्या है? मेरा भाज्य संख्या नहीं है, ये मेरा अभाज्य संख्या है। क्यों? अभी के लिए क्योंकि ये 5 अभाज्य और ये 1 है, लेकिन 6 मेरा अभाज्य नहीं क्योंकि उसको दो अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों के रूप में लिखा जा सकता है। कम से कम अगर दो अभाज्य संख्याओं के टुकड़ों में एक भाज्य और एक अभाज्य के टुकड़ों में लिखा जा सके तो वो संख्या कैसी कहलाएगी? या दो भाज्य भी हो टुकड़े में तो भी कैसी संख्या कहलाएगी? वो भाज्य संख्या कहलाएगी। ये प्रश्न से और समझ में आ जाएगा कैसे है ये। तो सबसे पहला प्रश्न है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अगर हम इसको देखें तो यहाँ प्लस के पहले ये संख्या है, प्लस के बाद सिर्फ 13 है। हमें दिख रहा है यहाँ पे भी 13 है और यहाँ पे भी 13 है, तो यहाँ से 13 बाहर आ जाएगा। तो 13 जैसे यहाँ पे मान लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे 13 पड़ा हुआ है, इस पूरे पे 13 का भाग करेंगे तो 13 से 13 कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा अंदर? 7 इंटू 11 इंटू 1 और यहाँ अंदर प्लस का प्लस और ये प्लस का 1, इसे करते हैं गुणा। ये क्या जाएगा? 7 इंटू 11 क्योंकि इंटू 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस का 1। अच्छा, ये जो संख्या वो हमेशा 1 से बड़ी होगी और 13 क्या है यहाँ से? ये भी संख्या क्या है? 1 से बड़ी है। तो अतः 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 से विभाजित होती है बस तरीका ये है कि ये 13 पूरा नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये 1 नहीं होना चाहिए। देखिए 1 से बड़ा ही होगा, ये हमेशा ये होगा 78, तो ये 13 से विभाजित होती है। अतः दिस इंप्लाइज 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि 13 से विभाजित होती है। हमें कैसे पता 13 से विभाजित है? अगर 13 इंटू ये जो बड़ी वाली संख्या है, ये संख्या ये क्या है? 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये 1 प्लस में कुछ है, इसका मतलब ये 1 से बड़ी संख्या है। तो ये 13 इंटू समथिंग 1 से बड़ी संख्या, यानी कि ये पूरा भाग क्या हो जाएगा? 13 उसका भाजक हो जाएगा। और ये 13 के बराबर भी नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या जो इसको विभाजित करती है। अच्छा, फिर अगली संख्या है हमारे, अगली संख्या है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 5। अगर मैं देखूं
तो यहाँ पे भी 5 है अभाज्य संख्या और यहाँ पे अभाज्य संख्या 5 है। तो क्या कर लेंगे, 5 को दोनों प्लस प्लस संख्याओं को अलग अलग कर लेता है। तो यहाँ पे एक अलग पद है और यहाँ पे ये अलग पद है, तो इस दोनों पद से 5 बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6, 5 की जगह पे 1, क्योंकि अब 5 से विभाजित हो गया। यहाँ पे 5 में 5 का भाग देंगे तो हमें 1 मिलेगा। और 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का 1। तो ये संख्या भी 1 से बड़ी संख्या है। तो ये जो संख्या है यहाँ पे लिख सकते हो 1 से बड़ी प्राकृत संख्या, a number greater than 1, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। एक से बड़ी प्राकृत संख्या, यहाँ पे भी लिख सकते हैं एक से बड़ी प्राकृत संख्या। अतः क्या हो जाएगा, अतः 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 किससे विभाजित है, 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है। और 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अगर कोई अभाज्य संख्या किसी अन्य संख्या को विभाजित करती है और वो अभाज्य नहीं हो, क्योंकि क्या है ये 1 से बड़ी प्राकृत संख्या, इसका मतलब ये कि 5 से भी कटता और 1 से बड़ी संख्या से भी क्या हो रहा है, ये विभाजित हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, ये अभाज्य संख्या नहीं है, विभाजित होती है। अतः क्या हो जाएगा, ये एक भाज्य संख्या हो जाएगी। अतः 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 अब भाज्य संख्या है। उत्तर, ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके उत्तर हो जाएंगे। इसे आराम से लिख लीजिए ताकि हम अगले प्रश्न को कर सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। किसी एक खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी एक खेल मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में, जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए दोनों एक ही स्थान से एक ही स्थान व एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें
वो एक दिशा में चले कितने समय बाद वे पुनः कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ये है प्रश्न लिखने में थोड़ा समय लगा है। तो एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर कौन सा पथ है? वृत्ताकार पथ है। तो खेल का मैदान किस तरह का है? वृत्ताकार पथ का मैदान है। सोनिया को कितने मिनट लगते हैं? सोनिया को 18 मिनट। सोनिया द्वारा एक चक्कर का समय कितना हो जाएगा? सोनिया द्वारा एक चक्कर का समय वो हो जाएगा 18 मिनट। रवि को कितना समय लगता है? रवि द्वारा एक चक्कर का समय, रवि द्वारा एक चक्कर का बारह मिनट। ठीक है। अब दोनों एक ही स्थान से, मान लीजिए वो यहां से शुरू करते हैं और इसी दिशा में चक्कर लगाते हैं साथ में चक्कर लगाते हैं, एक ही टाइम पे लगाते हैं। तो सोनिया 18 मिनट में पहला चक्कर पूरा करेगी, फिर दूसरे 18 मिनट में 36 मिनट बाद 2 चक्कर पूरे, फिर 54 मिनट बाद 3 चक्कर पूरे करेगी। ऐसे सोनिया 18 मिनट में चक्कर लगाती रहेगी। हर 18 मिनट में सोनिया एक राउंड पूरा कर लेगी। रवि क्या करेगा? हर 12 मिनट में एक राउंड पूरा करेगा। तो रवि 12 मिनट में पहला राउंड पूरा, 24 मिनट में दूसरा राउंड पूरा और 36 मिनट में तीसरा राउंड पूरा। तो अगर हम देखें तो ये किसकी बात चल रही है? एलसीएम की बात चल रही है। अगर हम देखें तो 98 मिनट में सोनिया पहला चक्कर, दूसरा चक्कर 36 मिनट में, तीसरा 54, चौथा 72, पांचवा 90। रवि देखेंगे तो पहले मिनट में 12 मिनट में पहला चक्कर, 24 में दूसरा, 36 में तीसरा, 48 में चौथा, 60 में पांचवा और 72 में। तो अगर हम देख पा रहे हैं, अगर ये रफ में रखिएगा इसको, अगर हम देख पाए तो 18 मिनट में सोनिया पहला चक्कर लगाती है और 36 मिनट में दूसरा चक्कर लगाती है। लेकिन उसी समय 36 मिनट बाद रवि 3 चक्कर लगा चुका होगा और ये वापस शून्य पे एक दूसरे को मिलते हुए जा रहे हैं। 18वें मिनट में सोनिया ने पहला चक्कर लगा दिया और दूसरा चक्कर सोनिया जब पूरा लगाएगी, इतने में रवि 3 चक्कर उसी समय पूरे कर चुका होगा। तो ये इसी बिंदु पे दोबारा 36वें मिनट में मिलेंगे। कब मिलेंगे? 36वें मिनट में मिलेंगे। और फिर वापस ये 72वें मिनट में यहाँ पहुंचेंगे 72, लेकिन हमें तो पहले वाला निकालना है। तो पहले वाला कौन सा होगा? शून्य के बाद 36 होगा। अतः दोनों, यहाँ पे लिखना, अतः दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर एलसीएम ऑफ 18,12 पर मिनट पर मिलेंगे। तो सबसे बड़ा टारगेट क्या हो गया हमारा? एलसीएम ऑफ 18, यानी कि ये दोनों निकालने का। तो 18 के क्या करेंगे हम? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 18 के 2, यहाँ पे 9, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 और यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। तो 18 के अभाज्य गुणनखंड हमारे पास में आ गए हैं। ठीक है। तो 18 को कैसे लिख सकते हैं हम? 2 इंटू 3 यानी कि 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब 12 के भी अभाज्य गुणनखंड करने जाए तो 12, 2, यहाँ पे 6, फिर 2 का भाग जाएगा 3 में भाग जाएगा और यहाँ पे 1। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ, यानी कि 2 की घात 2 इंटू 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं हम। वो नीचे 1 लिखा है,
यहाँ पे कट रहा होगा वीडियो में, यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है। और आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 18 को कैसे लिखा गया है, 2 गुणे 3 का स्क्वायर। 12 को कैसे लिखा गया है, 2 स्क्वायर गुणे 3। तो एलसीएम ऑफ 18, 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18, 12 का एलसीएम में क्या लिया जाता है, सबसे बड़ा घात ली जाती है। तो यहाँ 2 आ रहा है एक बार और यहाँ 2 आ रहा है 2 बार। तो 2 सबसे ज्यादा 2 बार आ रहा है, इसलिए 2 को 2 बार लिखा जाएगा। 3 यहाँ पे आ रहा है एक बार और 3 यहाँ पे आ रहा है 2 बार, तो 3 2 बार लिखा जाएगा। बाकी कोई भी घात नहीं आ रही है, तो 2 गुणे 2 इंटू 3 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 4 और ये 9, ये सब हो गया 36। तो ये दोनों कितने में मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट पर मिलेंगे। अतः वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर प्रारंभिक स्थान पर 36 मिनट पर मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे। पहली बार, फिर तो 72 मिनट में मिलेंगे, 108 मिनट में मिलेंगे, लेकिन हमें तो पहला निकालना है और यही हमारा क्या हो जाएगा, 36 मिनट उत्तर हो जाएगा। लिख लीजिए। और ये हमारी प्रश्नावली नंबर 1.1 पूरी होती है। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.1 इज कंप्लीटेड। जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम अगले भाग की ओर बढ़ सकें, इस चैप्टर के अगले पार्ट की ओर जाएं हम लोग। बढ़ते हैं आगे। प्रश्नावली 1.1 अब समाप्त होती है। अब हम बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, मैं बिठा देता हूँ कुछ। अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या ये होती है कि वे संख्याएं जिनको p बटे q के रूप में न लिखा जा सके, और जहां पे p और q क्या हो, गुणांक, और q क्या हो यहाँ पे 0 न हो, ये क्या हो जाएगी हमारी अपरिमेय संख्या। तो ये दो चीजें हम नोट करने लायक है। एक तो जो संख्या परिमेय हो गई वो अपरिमेय नहीं हो सकती, और जो संख्या परिमेय अपरिमेय हो गई वो परिमेय नहीं हो सकती। अतः कोई भी संख्या या तो परिमेय हो सकती है अगर वो वास्तविक है, अगर वो संख्या वास्तविक है, या तो वो परिमेय हो सकती है, वो अपरिमेय हो सकती है। ऐसी दुनिया में कोई संख्या नहीं है जो भी परिमेय भी हो और वो अपरिमेय भी हो। तो परिमेय और अपरिमेय में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। यदि कोई संख्या परिमेय है तो वो अपरिमेय नहीं हो सकती, और कोई संख्या अपरिमेय है तो वो परिमेय नहीं हो सकती। और यही क्या है, हमारा नियम है। इस एक नियम पे, एक या दो नियमों पर हम सारे सवाल कर लेंगे। अच्छा, अगर एक परिमेय संख्या में एक परिमेय संख्या का भाग लगाया जाए जो शून्य न हो, अगर कोई संख्या शून्य नहीं है और किसी भी परिमेय संख्या में उसका भाग दूं तो वो भी क्या होगी, मेरी परिमेय संख्या होगी। अगर एक परिमेय संख्या में मैं दूसरी परिमेय संख्या जोड़ता हूं तो वो भी क्या होगी, मेरी परिमेय संख्या होगी। एक परिमेय संख्या में अगर दूसरी परिमेय संख्या का मैं भाग लगा देता हूँ, मैं माइनस कर देता हूँ,
यानी कि कोई परिमेय संख्या है मेरे पास, उसमें से मैं दूसरी परिमेय संख्या को घटा देता हूँ, वो भी क्या होगी, मेरी प्राप्त संख्या भी परिमेय होगी। किसी परिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का मैं गुणा कर देता हूँ तो भी, या मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो भी वो संख्या क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर इंग्लिश में बोले तो सम, अगर दो रैशनल नंबर का मैं सम करता हूँ तो वो नंबर भी क्या होगा, मेरा रैशनल होगा। दो रैशनल नंबर का अगर सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो भी वो क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगी। और दो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो वो क्या होंगी, मेरे रैशनल नंबर होंगी। और दो नॉन जीरो रैशनल नंबर का अगर मैं डिवाइडेशन करता हूँ तो वो भी क्या हो जाएगी, मेरी रैशनल नंबर हो जाएगी। तो बस ये दो कंसेप्ट पे हम अपनी पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे। अगली पूरी एक्सरसाइज में कोई भी ज्यादा समस्या नहीं है, केवल वो चीज जो हमने सीखी है वही हमें क्या करना है पूरे। तो उसके लिए हमें एक प्रमेय और एक ये चीज की अपरिमेय और परिमेय में कुछ भी कॉमन नहीं होता। अगर जो संख्या परिमेय है वो अपरिमेय नहीं हो सकती, और जो अपरिमेय है वो परिमेय नहीं हो सकती। ये दो चीजों पे हम अपनी पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। तो प्रमेय लिख लीजिए, और ये प्रमेय यहीं पे लिख रखेंगे हम। तो प्रमेय यानी कि थ्योरम 1.1, थ्योरम 1.3। माना पी एक अभाज्य संख्या है, माना पी एक अभाज्य संख्या है, यदि अब p अभाज्य संख्या, इसका मतलब क्या हो गया, p अगर अभाज्य संख्या, इसका मतलब p के एक और p के अलावा कोई और भाजक विद्यमान नहीं है, एवं p a स्क्वायर को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगी। जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जहां a कोई धनात्मक पूर्णांक means if p is a prime number and p divides a square then p also divides a। means अगर किसी नंबर के स्क्वायर को कोई अभाज्य संख्या डिवाइड करती है, विभाजित करती है, तो वो उसके जिसका स्क्वायर है उसको भी विभाजित करेगी। तो यहाँ पे ये इसका जो भी प्रूफ है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। अगर दो कोई संख्या है, ये अभाज्य है, अगर ये विभाजित करके दो किसी संख्या के विभाजित, जैसे मान लो दो 4 स्क्वायर को विभाजित करती है, बिल्कुल करती है, तो 4 स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है, तो 4 स्क्वायर को विभाजित करती है, तो ये थ्योरम ये कहती है कि दो जो होगा वो 4 को भी विभाजित, तो 4 को भी विभाजित करेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, ऐसे अगर 3 6 स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 6 को भी विभाजित करेगा। ये नियम है, ये बिल्कुल सही है। प्रमेय 1.3 का इस्तेमाल करते हुए हम सारे के सारे अब क्या करेंगे, सवाल करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो प्रमेय है 1.4, और इससे बोर्ड एग्जाम में सवाल आते हैं। बोर्ड एग्जाम को सीरियसली लें थोड़ा सा और मजे से पढ़ें। दिन का अगर आप ये वीडियो देख के पढ़ते हैं तो कोई भी समस्या नहीं आएगी, हम बहुत जल्दी सिलेबस को पूरा कर लेंगे। ये सब कुछ निःशुल्क है, तो इसलिए कोई भी समस्या भी आनी नहीं चाहिए। रोज के रोज आपको वीडियो मिलते रहेंगे, अगर कोई समस्या नहीं हुई तो प्रमेय है सिद्ध करें √2 एक, प्रमेय है √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। परीक्षा में सवाल आएगा सिद्ध करें √2 एक अपरिमेय संख्या
है, तो यही उसमें भी क्या लिखना है, हल लिखना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे उपपत्ति। जब भी आप हल करें तो हल लिखें, और जब भी किसी को सिद्ध करें तो क्या लिखें, उपपत्ति, यानी कि प्रूफ। तो अब ये सवाल है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा हमें 2-3 स्टेप ध्यान रखनी है और ये सवाल क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा। माना √2 एक, माना अब जो भी है उसका उल्टा मान ले, माना इस पूरी प्रश्नावली में एक ही काम है, जो भी दिया हो उसे उल्टा मान ले। माना √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा करती है कि एक संख्या परिमेय संख्या कहलाती है अगर उसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q क्या हो मेरे, पूर्णांक हो, और p और q क्या हो, सहअभाज्य, यानी p और q का HCF क्या हो, 1 हो, तो वो संख्या क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है, जहां पे q 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम p और q की जगह मान लेते हैं a और b। अतः परिभाषा से, परिमेय संख्या की परिभाषा, अतः परिभाषा से ऐसे a और b पूर्णांकों का अस्तित्व होगा, जहां a और b सहअभाज्य है, मतलब दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सहअभाज्य का मतलब है कोई ऐसी संख्या नहीं है एक के अलावा जो इन दोनों को विभाजित करेगा, यानी दोनों का HCF क्या है, a है, अरे 1 है, वह b क्या नहीं है, 0 नहीं है। और क्या हो जाएगा, रूट, तो फिर √2 किसके बराबर हो जाएगा, a/b के बराबर हो जाएगा। परिमेय संख्या माना है, परिमेय संख्या इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है, और ऐसे a और b क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, जहां पे b 0 नहीं है और a और b क्या है, सहअभाज्य है। अब दोनों पक्षों का क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर यहाँ पे ये चीज बहुत ध्यान रखने लायक है, सहअभाज्य, a और b क्या हो, सहअभाज्य, मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है एक के अलावा जो दोनों को विभाजित करती हो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने से, वर्ग करने पर हमें क्या मिलेगा, तो √2 का हमें वर्ग करना है और a/b का भी हमें क्या करना है, वर्ग करना है। और वर्ग करते ही क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे a²/b², क्योंकि गुणे में भाग में है तो ये घाते अलग अलग हो जाएंगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a² = 2b²। अब देखिए a और b क्या है, परस्पर अभाज्य संख्या है, तो मैं देख पा रहा हूँ कि 2 जो है वो a² को विभाजित करता है, क्योंकि अगर मैं कोई संख्या जैसे मान लीजिए 2 × 3 लिख रहा हूँ, 6 के बराबर होता है, तो 2 भी 6 को विभाजित करता है और 3 भी 6 को विभाजित करता है। अगर मैं 11 × 12 लिख रहा हूँ जो 132 के बराबर होता है, तो 12 भी 132 को विभाजित करता है और 11 भी 132 को विभाजित करता है। तो यहाँ पे a² बराबर 2 × b, 2 × b² के बराबर, तो b² भी a² को विभाजित करेगा और या और 2 भी a² को विभाजित करेगा, लेकिन हमारे काम का है 2, क्योंकि 2 क्या है, अभाज्य संख्या, अतः 2 a² को विभाजित पर अगर 2 a² को विभाजित करता है, a कोई भी संख्या है और 2 हमारा क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या, तो ये प्रमेय क्या कहती है, अगर 2 p एक अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करती है, किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करती है, तो वो अभाज्य संख्या उस संख्या को विभाजित करेगी। तो अगर 2 a² को विभाजित करता है तो इसी प्रमेय से 2 a को भी विभाजित करेगा। करेगा
यहाँ पे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 इसको दे दीजिए और समीकरण नंबर 2 ये हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के अब अगर 2a स्क्वायर को a को विभाजित कर दें, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि a जो है उसको मैं 2 इंटू सी की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब c हमारा कोई भी पूर्णांक या फिर c कोई भी प्राकृत है, c प्राकृत है, पूर्णांक नहीं प्राकृत हो सकता है ये। तो यहाँ पे समीकरण नंबर 3, तो सम 3 से मान, अच्छा ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अगर अब देखो 2a को विभाजित कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, तो a कुछ 2 इंटू समथिंग ही कुछ होगा। तो 3 से मान 2 में 1 में रखने पर, सॉरी 1 में रखने, किसी भी तरह की समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगर 3 से मान में 1 में रखता हूं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, a की जगह पे a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरा 2c स्क्वायर, a की जगह पे 2c स्क्वायर और यहाँ पे ये 2b स्क्वायर। अब हम पीछे के दोनों मानों को ले लेंगे। यहाँ पे 4c स्क्वायर क्योंकि 2 का स्क्वायर और c स्क्वायर का ये, तो ये 2b स्क्वायर। यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे मेरा b स्क्वायर बराबर आ जाएगा 2c स्क्वायर। ये वही कार्यक्रम दोबारा से कि भाई अगर b स्क्वायर 2c स्क्वायर के बराबर है तब 2 b स्क्वायर को विभाजित करेगा, वही का काम वापस है। b स्क्वायर को विभाजित करता है, अगर वो b स्क्वायर को विभाजित होता है, दीदी ये 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, और b स्क्वायर क्या है, कोई संख्या है, उसको अगर 2 विभाजित करता है तो ये अभाज्य संख्या b को क्या करेगी, विभाजित करेगी। अतः 2 b को विभाजित करेगा। दो और 3 से, अब 2 और 3 से क्या हो जाएगा हमारा, 2 और 3 4, समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 2 और 4 से, 2 व 4 से समीकरण 2 क्या कहता है कि 2a को विभाजित करता है, और समीकरण नंबर 4 कहता है 2b को विभाजित करता है। इसका मतलब 2a को भी विभाजित करता है और 2b को विभाजित करता है। 2 संख्या a और b को विभाजित करती है। पर ये तो गलत है, क्योंकि 2 जो अगर a और b को विभाजित करती है, इसका मतलब a और b के फैक्टर में उनका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 विभाजित करती है। परंतु ये तो कहता है इन दोनों में कोई भी सहअभाज्य, मतलब कोई भी दुनिया की भी ऐसी संख्या नहीं है एक के अलावा जो इन दोनों को विभाजित करती हो। परंतु 2 तो दोनों को विभाजित, सहअभाज्य का मतलब है जो संख्या a को विभाजित करती है वो b को विभाजित नहीं करती, और जो b को विभाजित करती है वो a को विभाजित नहीं करती। परंतु 2 तो दोनों को विभाजित करती है, इसका मतलब ये दोनों सहभाज्य नहीं होंगे। तो हम जो मान के चल रहे थे सहभाज्य, ये क्या हो जाएगा, उसका विरोधाभास है। तो जो कि जो a और b के परस्पर सहअभाज्य होने का विरोधाभास है। इसका मतलब जो हम a और b को परस्पर सहभाज्य ले रहे थे वो उसको गलत प्रूव कर रही है, क्योंकि ये तो बता दे रहा है अगर मैं इसको परिमेय मान के चलता हूं तो a और b सहभाज्य लेने पड़ेंगे, और स्क्वायर करके मैंने तो 2 क्या बता दिया, a और b को ये क्या करता है, बांटता है, यानी क्या करता है, भाग करता है, विभाजित करता है। इसका मतलब a और b परस्पर सहभाज्य नहीं है। मैंने मान के चला और कुछ किया, तो ये तो जो मान के तो गलत हो गया मेरा। अतः हमारी परिकल्पना जो हमने मानी वो क्या है, असत्य है। अतः हमारी परिकल्पना, ये होता है विरोधाभास मेथड। अतः परिकल्पना क्या हुई, परिकल्पना √2 एक परिमेय संख्या है
क्या हो जाएगी ये परिकल्पना असत्य है। तो फिर सत्य क्या है, अगर रूट 2 परिमेय है वो असत्य है, इसका मतलब रूट 2 क्या हो जाएगा, अतः विरोधाभास में रूट 2 क्या हो जाएगा मेरा अपरिमेय, अतः रूट 2 अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिद्धम इति सिद्धम। वापस एक बार देख लेते हैं। माना रूट 2 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय सिद्ध करना था, मैंने उल्टा मान लिया। तो अगर ये परिमेय है तो a और b ऐसे पूर्णांकों का अस्तित्व है जहां पे a और b सहभाज्य। सहभाज्य का मतलब हो गया ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को विभाजित एक साथ करती हो एक के अलावा। तो रूट 2 को a बटे b लिख दिया, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो रूट हट गया, तो 2 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। तो ये b स्क्वायर इस तरफ बनेगा तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2b स्क्वायर। अतः जो 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर कोई अभाज्य संख्या जैसे यहाँ पे 2 है वो a स्क्वायर को विभाजित करती है तो इस प्रमेय के अनुसार 2 a को विभाजित करेगी, इसलिए a को मैं 2c के बराबर लिख दूंगा। अब इस समीकरण 3 से मैं मान यहाँ पे रख दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की जगह पे 2c रख दिया तो ये 4c स्क्वायर बराबर 2b स्क्वायर, यानी कि b स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2c स्क्वायर। और यहीं से हमें पता चल जाएगा 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है, यानी कि 2 b को भी विभाजित करेगा इसी प्रमेय के आधार पर। तो यहाँ 2 और 4 से 2 b को विभाजित कर रहा है, 2 a को विभाजित कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है जब पहले ही मान लिए हैं कि a और b क्या है मेरे सहभाज्य है, इसलिए क्या होंगे ये लोग सहभाज्य नहीं होंगे। इसका विरोधाभास कर लेगा ये, क्योंकि दोनों को विभाजित कर रहा है। अतः हमने जो माना था वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उसको मानने से तो ये सब रहता फैला हमारा। अगर ऐसा नहीं होता, ये नहीं मानते हम, तो ये सहभाज्य पहले जो कर रहे थे बाद में सहभाज्य होता ही, लेकिन ये सहभाज्य हो ही नहीं रहा मान से। इसका मतलब क्या है, हमारी परिकल्पना है कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है असत्य। तो असत्य है तो सत्य क्या है, रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये हमारी थ्योरम सिद्ध हो जाएगी। इंग्लिश में अगर हम बोले तो prove that root 2 is a irrational number. So let assume root 2 is a rational number. So by definition there exist a and b integers such that a and b are relatively co-prime where b is not equal to 0 and root 2 is equal to a by b. By squaring both sides, root 2 square is equal to 2 and a by b whole square is a square by b square. So by transferring this, so a square is equal to 2b square, which is our equation number 1. From this we can say that 2 is dividing a square. From above theorem that if a prime number divides any number square, so that prime also divides that number. So 2 it also divides a. So a can be written as 2c, where c is a natural number. So by putting the value from 3 to equation 1, we have a square is equal to 2c square is equal to 2b square, which is equivalent to 4c square is equal to 2b square. By dividing 2 both sides, we will get b square is equal to 2c square. From this we can say that 2 divides b square. So this implies from this theorem applying again, so it is 2 divides b. So from the equation 2 and 4 we can say that 2 divides both a and b, but it is the contradiction of the fact above, assuming that a and b are relatively co-prime. So our assumption that root 2 is a rational number is wrong. So that is wrong. So what is right? Right is that root 2 is a irrational number. It is proved. So now अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, और अगला हमारा है उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 4 तक हम पुरानी प्रश्नावली में कर चुके हैं, अब हम आते हैं उदाहरण नंबर 5 पर। तो उदाहरण नंबर 5 है
√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसे आप लिख लीजिए। और हम थोड़ा बहुत इसमें चेंज करेंगे और √3 भी क्या हो जाएगा हमारा अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं उदाहरण, आराम से लिखिएगा, नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। उदाहरण नंबर 5, और उदाहरण नंबर 5 कहता है √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें क्या सिद्ध करना है इस बार, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे इसी को लिख लेंगे। यही आपने √2 लिख दिया, अब वापस √3 एक अपरिमेय संख्या प्रश्न लिख के अब ये पूरा का पूरा हमें वापस लिखना पड़ेगा। सिर्फ थोड़े से हमें क्या करने होंगे यहाँ पे चेंज या फिर परिवर्तन करने होंगे, फिर ये पूरा का पूरा उत्तर सेम है। तो √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो लेट अज्यूम √3 इज अ रैशनल नंबर। माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो परिभाषा से ऐसे a और b पूर्णांकों का अस्तित्व होगा जहां a और b क्या होंगे, सभाज्य होंगे। वह b क्या नहीं होगा, मेरा 0 नहीं होगा। तो √3 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, मेरा √3 हो जाएगा मेरा a बटे b के बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। हम यहाँ पे वर्ग ही करना है, यहाँ पे ऐसा नहीं किया आपने √2 लिखा था तो वहां पे वर्ग किया था, अब यहाँ पे हम तीनों का घन कर देना है, ऐसा नहीं होगा। √3 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर ही करेंगे। तो यहाँ पे ये स्क्वायर, √3 का स्क्वायर और ये a बाय b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे √3 की कारण यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 3 बराबर a स्क्वायर बटे b स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा a स्क्वायर बराबर आ जाएगा अब ये 3b स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 3 a स्क्वायर को विभाजित करता है और 3 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और अगर 3 एक अभाज्य संख्या है और a स्क्वायर को विभाजित करता है तो 3 किसको विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। अतः a अब 2c की जगह किसके बारे में लिखा जाएगा, 3, क्योंकि अगर 3 विभाजित करता है a को तो a को मैं 3 इंटू समथिंग जरूर 3 इंटू कुछ तो लिख ही पाऊंगा। अरे जब 6 को विभाजित करता है ना, तो मैं 6 को 2 इंटू 3 लिख पाता हूं। तो ये c यहाँ पे 3 है एक तरह से, ऐसे 8 को विभाजित करता है तो मैं 8 को 2 इंटू 4 लिख पाता हूं। तो c क्या होगा, प्राकृत हो जाएगा। यही समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 1। समीकरण 3 से मान 1 में रखने पर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3c आ जाएगा, और बाकी पूरा सेम टू सेम है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये मेरा 3b स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे ये 3b स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे दोनों तो यहाँ तो 1 ही बच जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, 3 b स्क्वायर को विभाजित करता है, अतः 3b को भी विभाजित करेगा। दोनों 2 और 4 से देखो 3b को विभाजित करता है और 3 a को विभाजित करता है, यदि इसका मतलब 3 दोनों को विभाजित करेगा, संख्या a और b दोनों। लेकिन ये तो फिर विरोधाभास है, क्योंकि a और b परस्पर क्या है, सभाज्य है। अतः हमारी परिकल्पना जो भी है √3 जो एक अपरिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या वो असत्य है, √3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। अगर किसी के समझ में नहीं आए तो मुझे एक बार मैसेज कर ले, मैं समझा दूंगा कमेंट्स में। वापस से यहाँ समझा देते हैं। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, तो अतः परिभाषा से ऐसे a और b पूर्णांकों का अस्तित्व होगा जहां पे a और b क्या होंगे। वापस से लिख लीजिएगा इसको पूरे को, ऐसा नहीं कि 2 वाले में मिटा दिया आपने और वापस से उसी में 3 कर दिया, ये अलग सवाल है। बस पूरी स्टेप सेम है, बस केवल थोड़े से चेंज इसमें होंगे। √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो ऐसे a और b पूर्णांकों का अस्तित्व होगा जिनके लिए a और b क्या होंगे, सभाज्य होंगे। और सभाज्य होने के कारण b जो 0 नहीं है, क्योंकि क्या है, ये परिभाषा में ही है। परिभाषा क्या है कि ऐसे और b का अस्तित्व जहां p परिमेय संख्या को a बटे b के रूप में लिखा जा सके, और जहां पे b क्या ना हो, शून्य ना हो, और a और b क्या हो, सभाज्य। मतलब दोनों में कोई भी ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए जो दोनों विभाजित करे एक के अलावा, और एक संख्या एक के अलावा।
तो √3 बराबर a/b, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, तो √3 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 3, रूट हट जाएगा, ये जो वर्गमूल है, और ये क्या हो जाएगा a²/b², a² हो जाएगा मेरा 3 × b²। तो ये क्या कहता है, 3 a² को विभाजित करता है, क्योंकि 3 × b² में लिखा है a² को, तो 3 a² को क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो 3 अगर a² को विभाजित करता है, और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इस प्रमेय के आधार पे 3 a को भी विभाजित करेगा। p की जगह a लिख के देखें, p एक अभाज्य संख्या है और p a² को विभाजित करती है, तो p a को भी विभाजित करेगा, तो 3 भी क्या होगा मेरा, a को विभाजित करेगा। अगर a को विभाजित करेगा तो a को मैं 3 × कुछ में लिख पाऊंगा, तो a बराबर 3c हो जाएगा, और ये c प्राप्त करते हैं, जहां पर 3 से मान 1 में रखूंगा तो a² बराबर 3c² बराबर 3b², और यहाँ पे 9c² बराबर 3b², तो b² बराबर 3c², तो यहीं से पता चल जाएगा 3 b² को विभाजित करता है, तो 3 b को विभाजित करेगा, तो 2 और 4 से क्या पता चलता है, 3 a और b दोनों को विभाजित करता है, और अगर 3 a और b दोनों को विभाजित करता है, इसका मतलब जो हमने शुरू में माना था कि a और b परस्पर सहभाज्य हैं, वो उसका क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। और ये विरोधाभास किस कारण से आया है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये परिमेय संख्या माना, इस कारण से आया है। तो ये हमारी परिकल्पना √3 एक परिमेय संख्या, वो क्या है, असत्य। जब असत्य है, √3 एक परिमेय संख्या है, तो सत्य क्या हो जाएगा, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे ये उदाहरण भी पूरा हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो पॉज करके इसे वापस लिख ले। आगे बढ़ते हैं सवालों की तरफ। तो यहाँ पे ये वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को लिखते हैं। उम्मीद है आप सबने उतार लिया होगा। तो अब उदाहरण नंबर 6 पे जाते हैं, इसे लिख लीजिएगा। ये वापस नहीं लिखना, ये तो केवल दिखाने के लिए क्या हुआ लिखा हुआ है, समझने के लिए, ताकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे दिखा के आपको इस्तेमाल इसको कर पाऊंगा। आगे बढ़ते हैं इस सवालों में, उदाहरण नंबर 6 पर। उदाहरण नंबर 6 कहता है, सिद्ध दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। उदाहरण नंबर 6, दर्शाइए दर्शाइए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो दर्शाइए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो वही तरीका हम करेंगे, पर इस ऐसे सवाल में जब सीधे अगर √3, √2, √5, √7 दे रखे हो, तो हमें अलग तरीका लगाना है। और जैसे अगर ये ऐसी संख्या एक परिमेय और एक अपरिमेय, तो उसमें हम क्या करेंगे, अलग तरीका लगाएंगे। अगर सिर्फ रूट वाली संख्या दी जाए, जैसे √2, √3, √5 यानी √5, √7 या √7 या 1/√2 ऐसे कुछ दे रखा हो, तो हम
जो पहले मेथड बताया था उसका इस्तेमाल करेंगे, उसका यूज करेंगे, और ये ऐसे सवालों में हम दूसरा मेथड इस्तेमाल करेंगे जब रूट से बाहर भी नंबर हो। तो माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है। अतः क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या होगा तो परिभाषा से ऐसे ए व बी का अस्तित्व, ए व बी पूर्णांकों का अस्तित्व होगा कि ए व बी परस्पर अभाज्य हैं व परस्पर अभाज्य में परस्पर सअभाज्य हैं। मतलब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो ए और बी दोनों को विभाजित करती हो संख्या एक के अलावा, सअभाज्य है एवं b बराबर 0 नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 माइनस रूट 3 मेरे किसके बराबर हो जाएगा, a बटे b के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 माइनस रूट 3 किसके बराबर हो गया। देखिए अगर परिमेय है तो उसकी परिभाषा को सिद्ध करेगा, परिभाषा यानी कि जो उसकी डेफिनेशन है उसको तो सेटिस्फाई करेगा। तो ऐसे a एंड b इंटीजर्स का एग्जिस्टेंस होगा कि a और b क्या हो, परस्पर सभाज्य हो, यानी रिलेटिव कोप्राइम और b 0 न हो। तो 5 माइनस रूट 0 की क्या लिख दिया जाएगा, a बाय b। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे वर्ग नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे हम 5 माइनस रूट 3 a बटे b है। तो दिस इंप्लाइज, अब क्या करेंगे, इस रूट 3 को इस तरफ ले जाएंगे, 5 इज इक्वल टू a बाय b प्लस रूट 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये a बटे b को इस तरफ ले जाएंगे, रूट 3, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण नंबर 1। अब हमें रूट 3 के बारे में अच्छे से पता है, रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। परंतु चूंकि 5 एक परिमेय संख्या है, 5 परिमेय है लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, 3 परिमेय है लेकिन रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है और a बटे b क्या है मेरा, a बटे b पूर्णांक बटे पूर्णांक, जहां b 0 नहीं है यानी शून्य नहीं, इसका मतलब a बटे b भी क्या है, परिमेय संख्या है, एक परिमेय कोमा a बटे b भी क्या है, परिमेय है। अतः दो परिमेय संख्याओं का अंतर यानी कि अंतर व्यक्लन क्या होता है, परिमेय। दो परिमेय संख्याओं का संख्या का अंतर परिमेय होता। अगर परिमेय होता है दो परिमेय संख्याओं का अंतर, अतः दिस इंप्लाइज 5 माइनस a बटे b एक परिमेय संख्या होगी। परंतु हमें पता है रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये यहां की सबसे की स्टेप है जो इससे सवाल पूरा सॉल्व होगा। एवं अच्छा, दो संख्या बराबर कब होती है, जब पहली संख्या का गुण बिल्कुल दूसरी संख्या की तरह हो जाए, 3 3 के ही बराबर होता है। तो यहाँ पे 5 माइनस a बटे b रूट 3 के बराबर कब होगी, जब दोनों समान संख्या होगी,
परंतु 5 माइनस ए बटे बी क्या है, परिमेय है, और √3 क्या है, अपरिमेय। और मैंने शुरू में बताया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं हो सकती। दुनिया में ऐसी कोई संख्या नहीं है जो परिमेय भी हो और अपरिमेय भी हो, परंतु एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। अतः एक जो है, एक ये तो बराबर कर रहा है, अतः एक इस कथन का विरोधाभास है। बिल्कुल विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है ये? क्योंकि एक क्या कर रहा है, √3 को 5 माइनस ए बटे बी के बराबर कर रहा है, जबकि √3 क्या है, अपरिमेय है, और 5 माइनस ए बटे बी क्या है, परिमेय है। अगर विरोधाभास इसका मतलब अभी विरोधाभास क्यों मिला ऐसा? क्योंकि हमने उल्टी चीज मान ली है। अतः परिकल्पना क्या है? परिकल्पना हमारी 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है असत्य है। अगर ये असत्य है तो फिर सत्य क्या है? अतः दिस इंप्लाइज विरोधाभास से 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। और ये बहुत अच्छा मेथड है, और ये क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। वापस से देख लेते हैं। हमें दर्शाना 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना 5 माइनस √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिभाषा से ए से ए और बी का अस्तित्व होगा कि ए और बी परस्पर सहभाज्य है, और बी क्या है, 0 नहीं है। तो 5 माइनस √3 किसके बराबर हो जाएगा, ए बटे बी के बराबर हो जाएगा। वापस 5 माइनस √3 ए बटे बी के बराबर है, तो मैं √3 को इस तरफ ले जाऊंगा और ए बटे बी को इस तरफ ले आऊंगा। अच्छा, √3 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, और ए बटे बी पूरा प्लस का इधर आके पूरा माइनस का हो जाएगा। अब हमें पता है 5 एक परिमेय संख्या है, और ए बटे बी क्या है, पूर्णांक बटे पूर्णांक, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी क्या होता है, माइनस करते हैं एक दूसरे में से, तो वो भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो ये वाली संख्या जो है वो मेरी क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु हमने पहले भी सिद्ध किया कि √3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। और √3 अगर अपरिमेय है और 5 माइनस ए बटे बी परिमेय संख्या है, तो ये दोनों बराबर है। और हम हमेशा जानते हैं कि कोई भी परिमेय संख्या किसी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो ये चीज तो उसी का विरोध कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये परिमेय है और ये किसके बराबर है, किसी अपरिमेय संख्या के बराबर, और ऐसा तो कभी संभव ही नहीं है। अतः यहाँ ये जो कथन है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, ये इसका क्या कर रहा है, खंडन कर रहा है, यानी कि इस कथन को ये फेल कर रहा है। इसका मतलब, लेकिन इस कथन तो फेल होता नहीं है, ये तो हमेशा सही है। इसका मतलब गलत क्या है, ये गलत है। और ये गलती आई कहां से, ये गलती हमारी जो हमने गलत मान ली है, और गलत हमने क्या मान लिया, 5 माइनस √3 है परिमेय संख्या। था हमारी परिकल्पना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या क्या है, असत्य है। तो फिर सत्य क्या है, 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे आपका ये उदाहरण नंबर 6 भी पूरा होता है। और समय होता है आज की क्लास को यही खत्म करने का। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से रिवीजन करते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।